हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 बीए में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यवस्था तंत्र। तो देखेंगे प्रस्तावना। आयोजन के द्वारा इकाई के उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जाता है। संचालन की सफलता का आधार सिर्फ आयोजन पर नहीं होता है बल्कि आयोजन के प्रभावशाली अमल पर होता है। आयोजन के प्रभावशाली अमल और उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही जो प्रबंधकीय ढांचा रचा जाता है उसे हम व्यवस्था तंत्र कहते हैं। जब एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं तब इकाई में प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की आवश्यकता होती है। इकाई की लक्ष्य सिद्धि और कार्य सफलता का आधार इकाई में कर्मचारियों के मध्य कार्य का स्पष्ट विभाजन, अधिकार और दायित्व का विभाजन, अधिकार सौंपना जैसी बातों पर होता है। संचालन प्रक्रिया में जो लक्ष्य सुनिश्चित होते हैं उन्हें विधिवत अमल में लाने के लिए व्यवस्था तंत्र अनिवार्य है। इसीलिए कहा गया है, आयोजन व्यावसायिक इकाई का मस्तिष्क है तो संकलन, प्राण और व्यवस्था तंत्र इसका शरीर है। आगे इसका मीनिंग देखेंगे कि व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में कहा जाए तो समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा अर्थात व्यवस्था तंत्र। विचार देखेंगे। समग्र प्रबंध तथा संचालन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यक्षम व्यवस्था तंत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। संचालन की ज़्यादातर कठिनाइयाँ अकार्यक्षम व्यवस्था तंत्र से ही उत्पन्न होती है और उनके कारण व्यावसायिक इकाई निश्चित समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती। इसीलिए यदि व्यावसायिक इकाई के पास उचित और प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र है तो साधनों के महत्तम उपयोग द्वारा मतलब कम से कम साधनों से भी क्या किया जा सकता है, अधिक से अधिक उसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे समय, शक्ति और द्रव्य की भी बचत की जा सकती है और इकाई की प्रवृत्तियों के मध्य जो असंगतताएं उत्पन्न होती है उसका भी निवारण किया जा सकता है। व्यवस्था तंत्र का विचार मूल रूप से समूह के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करें तब उस कार्य को और प्रभावशाली रूप से पूर्ण करने का ढांचा ही व्यवस्था तंत्र है। इसलिए इसे प्रबंध भी कहा जाता है। व्यवस्था तंत्र में किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित हुए लोगों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करके उन व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य किया जाता है। मानव शरीर इसका उचित उदाहरण है। मानव शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, फिर भी सभी अंग कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ संकलित होते हैं। अभी हम देखेंगे कि लक्षण क्या है इसके। पहला लक्षण है व्यवस्था तंत्र का कि यह ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? ध्येय लक्ष्य। व्यावसायिक इकाई के ध्येय प्राप्ति के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। इकाई में उसके मुख्य ध्येय के अतिरिक्त विभागीय ध्येय की भी रचना की जाती है। इसके अलावा कर्मचारियों के व्यक्तिगत हेतु भी होते हैं। इस प्रकार इकाई के लक्ष्यों, विभागीय लक्ष्यों और कर्मचारियों के लक्ष्यों का रेखीय संकलन करता ढांचा ही व्यवस्था तंत्र है। इसलिए यह ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है, ऐसा भी कहा जा सकता है। दूसरा है आयोजन पर आधारित। आयोजन द्वारा सुनिश्चित किए गए ध्येय के आधार पर इसकी रचना होती है। इसलिए व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले आयोजन का होना अनिवार्य होता है। भविष्य में अमल की जाने वाली योजना के आधार पर ही इकाई के ढांचे का निर्माण होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यवस्था तंत्र आयोजन पर आधारित है। तीसरा है इसका लक्षण अधिकार और दायित्व का सौंपना। व्यावसायिक इकाई में कार्यरत अलग अलग व्यक्तियों को उनकी कुशलता और योग्यता के आधार पर
अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। इसके साथ उन व्यक्तियों को उनके अधिकार के विषय में सूचित किया जाता है। इसीलिए व्यवस्था तंत्र व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व के संबंध स्थापित करता हुआ एक ढांचा है। चौथा है मानव तत्व को महत्व। व्यवस्था तंत्र में मानव केंद्र स्थान पर होता है। किसी भी आदर्श व्यवस्था तंत्र की सफलता का आधार उसमें कार्य करने वाले मानवों पर ही होता है। इसलिए प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की स्थापना के लिए प्रभावशाली मानवीय संबंध स्थापित करने आवश्यक होते हैं। पांचवा है परिवर्तनशीलता। एक बार व्यवस्था तंत्र की रचना होने के बाद उसमें परिवर्तन के लिए स्थान है। परिवर्तित होते संयोगों और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था तंत्र में अनुकूल परिवर्तन किए जा सकते हैं। नवीन टेक्नोलॉजी अमल में आए, नवीन संशोधन हो या व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन हो, तब व्यवस्था तंत्र में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। छठा है आंतर संबंधों की स्थापना। व्यवस्था तंत्र कार्य, पदों या विभागों के मध्य अंतर संबंधों की स्थापना करता है। यह एक कार्य का दूसरे कार्य के साथ, इसी प्रकार एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ के संबंधों की स्पष्टता करता है। सातवां है निरीक्षण और नियंत्रण। निरीक्षण, नियंत्रण और संकलन व्यवस्था तंत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या कर्मचारी सौंपे गए कार्य को अपने अधिकार और दायित्व के अनुसार करता है? इस संबंधी निरीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था तंत्र में होती है। आठवां है सामूहिक प्रवृत्ति। व्यवस्था तंत्र में अनेक व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। व्यक्तियों के इन प्रयत्नों को व्यवस्था तंत्र उचित ढांचा प्रदान करता है कि जिसके द्वारा सामूहिक सहयोग से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा की ओर जाया जा सकता है। नौवां है नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा। व्यवस्था तंत्र निश्चित प्रकार का नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा है। व्यावसायिक इकाई में संबंध स्थापित करने के लिए नियम और नियंत्रणों की आवश्यकता होती है, जिनकी रचना व्यवस्था तंत्र द्वारा की जाती है। व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया के क्रम। व्यवस्था तंत्र की रचना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अयोग्य रूप से रचित व्यवस्था तंत्र दीर्घ समय तक नहीं टिक सकता, मतलब कि बहुत जल्द ही इसका असर समाप्त हो सकता है और इस प्रकार रचित व्यवस्था तंत्र के साथ इकाई भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ऐसा पीटर एफ ड्रकर का कहना है। व्यवस्था तंत्र की रचना द्वारा कार्य कारण का संबंध स्थापित होता है, इसीलिए इसकी रचना उचित रीति से होना अत्यंत आवश्यक है। पहला है लक्ष्यों की स्पष्टता। मतलब व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है। इकाई के मुख्य और गौण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र व्यवस्था तंत्र का ढांचा रचा जाता है। इकाई के लक्ष्यों के सुसंगत किस प्रकार का व्यवस्था तंत्र गठित किया जा सके, इसके लिए लक्ष्यों की स्पष्टता व्यवस्था तंत्र की रचना का पहला चरण है। मतलब सबसे पहले क्या करना जरूरी होता है? व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है। दूसरा है कार्यों की सूची। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद व्यवस्था तंत्रीय ढांचे द्वारा क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, इसकी सूची तैयार की जाती है। यह सूची तैयार करते समय कोई महत्वपूर्ण कार्य रह न जाए और किसी कार्य को दोहराया नहीं जाए, इसकी विशेष सावधानी भी रखी जाती है। इसीलिए कार्यों की सूची तैयार करने के बाद उस पर पर्याप्त विचार विमर्श के आधार पर अंतिम विभाजन होना चाहिए। तीसरा है कार्यों का विभागीकरण। कार्यों की सूची तैयार होने के बाद सूची में दर्शित कार्यों में से एक दूसरे के साथ जुड़े तथा एक समान कार्यों को एक समूह में रखकर कार्य करवाया जाता है।
कार्यों को विक्रय विभाग, क्रय विभाग, हिसाब विभाग आदि विभागों में विभाजित करके श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण अपनाया जा सकता है। विभागीकरण के लिए इकाई के स्वरूप के अनुसार, भौगोलिक विस्तार के अनुसार, कार्यानुसार आदि रूप में विभाजन हो सकता है। जैसे समग्र देश में वस्तु का विक्रय करती इकाई का विभाजन उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, मध्य जैसे जोन में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से कार्यानुसार में विक्रय विभाग में विज्ञापन करना, पैकिंग कार्य, वितरण कार्य आदि विषयों के आधार पर विभागीकरण किया जा सकता है। चौथा है विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना। अब कार्यों का उचित विभागीकरण होने के बाद विभाग के कार्यों का दायित्व उठा सके ऐसे विभागीय पदों और उसके लिए उचित योग्यताएं निश्चित की जाती है कि किस पद के लिए किस प्रकार की योग्यता होनी जरूरी है। जैसे विक्रय विभाग के लिए विक्रय अधिकारी, विभागीय प्रमुख के अधीन अन्य पद या स्थान निश्चित करने का कार्य भी इसी क्रम में किया जाता है। पांचवा है अधिकार और दायित्व सौंपना। विभागीय पद और उपविभागीय पद और योग्यताएं निश्चित होने के बाद प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके इसके लिए आवश्यक अधिकार देने चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक पद के अधिकार स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कौन से पदाधिकारी का किसके प्रति कितना दायित्व होगा इसकी स्पष्टता होती है। अधिकार और दायित्व का प्रमाण उचित रूप से बना रहे, यह भी इस क्रम में अति आवश्यक होता है। छठा है अंतर संबंधों की स्थापना। विविध पदाधिकारी व्यक्तियों को उनके अधिकार और दायित्व सौंपने के बाद उनके मध्य अंतर संबंधों की स्थापना स्पष्ट रूप से हो, यह भी जरूरी है। विभागीकरण द्वारा व्यवस्था तंत्र में अधिकार और दायित्व का विकेंद्रीकरण किया जाता है, परंतु इसे विकेंद्रित प्रवृत्तियों और कार्यों के संकलन के उद्देश्य से अंतर संबंधों की स्पष्टता के लिए केंद्रित बनाया जा सकता है। सातवां है व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करना। व्यवस्था तंत्र में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने स्थान के विषय में स्पष्टता प्राप्त कर सके, इसके लिए आकृति स्वरूप में व्यवस्था तंत्र का चार्ट या नक्शा तैयार करना चाहिए और इकाई में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी उसे देख सके। इस प्रकार व्यवस्था तंत्र के नक्शे को नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि व्यवस्था तंत्र का ढांचा क्या है। प्रभावशाली संचालन के लिए आदर्श व्यवस्था तंत्र पर जोर दिया जाता है। व्यवस्था तंत्र का ढांचा व्यवस्था तंत्र के प्रकार दर्शाता है। व्यावसायिक इकाई का स्वरूप, कद और दायित्वों के विभागीकरण के आधार पर व्यवस्था तंत्र का प्रकार निश्चित किया जाता है कि यह रेखीय व्यवस्था तंत्र है, कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र है, औपचारिक व्यवस्था तंत्र है, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र है या श्रेणिक व्यवस्था तंत्र है। हम देखेंगे अभी रेखीय व्यवस्था तंत्र। जिस व्यवस्था तंत्र में अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाता है, उसे हम रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। अब इसकी रचना कैसे होती है, देखो कि इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में समग्र व्यावसायिक इकाई को अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक के लिए अलग विभागीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ये विभागीय अधिकारी अपने विभाग के कार्य के लिए उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विभागीय अधिकारी को अपने विभाग के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था तंत्र की रचना कार्य पर नहीं बल्कि विभाग आधारित होने के कारण इसे विभागीय व्यवस्था तंत्र के रूप में भी जाना जाता है।
सेकंड देखेंगे हम कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं, कि जिस व्यवस्था तंत्र में विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को इकाई के निश्चित कार्यों का दायित्व सौंपा जाता है उसे कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इसकी रचना कैसी होती है कि कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को विशेष स्थान दिया जाता है। इसमें अधिकार और दायित्व विभाजन के अनुसार देने के स्थान पर कार्यानुसार दिया जाता है। इन प्रत्येक कार्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। ये विशेषज्ञ मात्र सलाहकार नहीं होते बल्कि अपने कार्य के प्रबंधकीय अधिकारी भी है, जो उनको सौंपे गए कार्य के लिए संपूर्ण रूप से क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि क्रय अधिकारी इकाई के सभी प्रकार के क्रय कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, विक्रय अधिकारी सभी प्रकार के विक्रय के लिए उत्तरदायी होंगे। इसी प्रकार अगला है औपचारिक व्यवस्था तंत्र। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में देखेंगे कि इकाई में संचालकों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है उसे औपचारिक ढांचा कहते हैं। इसके लक्षण है औपचारिक ढांचा अपरिवर्तनशील, उच्च से निम्न अधिकार सौंपना, विशाल कद, निश्चित संबंध और सूचना संचार। अगला है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना सामूहिक परिणामों में योगदान देने के लिए स्वयं रचित आंतरिक संबंधों का ढांचा अर्थात अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों के मध्य अनिवार्य रूप से अमुक विशिष्ट सामाजिक संबंधों का विकास होता है। ये संबंध व्यवस्था तंत्र में प्राकृतिक या अनौपचारिक रूप से उत्पन्न होते हैं। इस संबंधों की स्थापना नहीं की जाती है, इसलिए औपचारिक व्यवस्था तंत्र की तरह इसका नक्शा नहीं बनाया जा सकता। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र से ही यह उत्पन्न होता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। इसके लक्षण है अनौपचारिक ढांचा। सेकंड है मानव व्यवहार पर यह आधारित होता है। परिवर्तनशील, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र परिवर्तनशील होता है, फिर यह सभी जगह पर व्याप्त है। पांचवा है अनौपचारिक सूचना संचार। इसका जैसे कि अनौपचारिक तरीके से सूचना का संचार होना, फिर लघु आकार, नियंत्रण का अभाव, औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक। नेक्स्ट है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। जिस व्यवस्था तंत्र में दो अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं, एक सामान्य क्रम का ढांचा जो निर्णय प्रक्रिया का भाग है और दूसरा टेक्निकल प्रश्नों के समाधान संबंधी ढांचा जिसे प्रोजेक्ट ढांचा कहते हैं, इन दोनों ढांचों के समन्वय से उत्पन्न होने वाले ढांचे को ही श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। अब इसकी रचना कैसे होती है देखेंगे। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में कार्य अनुसार विभागीकरण और प्रोजेक्ट विभागीकरण का समन्वय दिखाई देता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में हर प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट का दायित्व सौंपा जाता है। जितने प्रोजेक्ट हो उतने प्रोजेक्ट मैनेजरों की नियुक्ति की जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजर का दायित्व प्रोजेक्ट को समय पर साथ ही सफलतापूर्वक पूर्ण करना होता है। प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञों का स्टाफ अलग अलग कार्य विभाग में से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त निष्णातों को अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे संशोधन और विकास विशेषज्ञ, उत्पादन रचना विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि।
इन विशेषज्ञों को प्रोजेक्ट कार्य के दौरान किसी भी विभाग से प्राप्त किया जाता है। प्रोजेक्ट पूर्ण होते ही उनको मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है। तो इसे ही श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं और इसी प्रकार इसकी रचना होती है। अगला है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का विचार अधिकार और दायित्व के साथ जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। अधिकार केंद्रित रखना या विकेंद्रित करना यह संचालकों को स्वयं निश्चित करना होता है। इकाई के संदर्भ में निश्चित करते समय छोटे कद की इकाइयों के लिए केंद्रित अधिकार का विचार और विशाल कद की इकाइयों के लिए विकेंद्रित अधिकार का विचार सफलता दिला सकता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ देखेंगे कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने के व्यवस्थित प्रयत्नों को विकेंद्रीकरण कहते हैं। हेनरी फेयल ने इसकी परिभाषा दी है कि अधीनस्थों को अधिकार सौंपकर कार्य विभाजन करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अर्थात विकेंद्रीकरण। अभी हम इसका महत्व देखेंगे।